मिडल ईस्ट में ये उठता तूफान आखिर किस दिशा में जा रहा है? क्या ये सिर्फ एक क्षेत्रीय टकराव या दुनिया को एक बड़े युद्ध की ओर धकेलने वाली साजिश? मोहम्मद बिन सलमान और व्लादिमीर पुतिन की अचानक बढ़ती बातचीत, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर मंडराता खतरा और डोनाल्ड ट्रंप के आक्रामक बयान, क्या ये सब एक महज इत्तेफाक है या किसी बड़े राजनीतिक खेल के संकेत? जब ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा है, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका सैन्य ताकत दिखा रहा है और वैश्विक शक्तियां एक दूसरे के कदमों को तोड़ रही हैं, तो सवाल उठता है, क्या दुनिया एक और विनाशकारी मोड़ के करीब पहुंच चुकी है या कूटनीति आखिर वक्त पर इस आग को थाम ली? नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो विश्व युद्ध। दुनिया की राजनीति इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां हर बयान, हर बातचीत और हर सैन्य गतिविधि के पीछे बड़े राजनीतिक संकेत मिल रहे हैं। मिडल ईस्ट में जारी तनाव ने अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को एक बार फिर आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। इसी माहौल में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई बातचीत को सिर्फ एक औपचारिक संकेत नहीं बल्कि एक बड़े कूटनीतिक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। यह बातचीत उस समय हुई जब क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां बढ़ रही हैं, समुद्री रास्तों पर खतरा मंडरा रहा है और वैश्विक शक्तियां अपने अपने हितों को सुरक्षित करने में जुटी हुई हैं। इस कॉल में भले ही कोई आधिकारिक संयुक्त बयान सामने नहीं आया, लेकिन जिस तरह से दोनों नेताओं ने स्थिरता और समुद्री सुरक्षा पर जोर दिया, वो इस बात का संकेत है कि हालात सामान्य नहीं हैं और आने वाले समय में बड़े फैसले किए जा सकते हैं। अगर मौजूदा हालात को गहराई से समझे तो साफ संकेत मिलता है कि ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच चल रहा ये संघर्ष अब केवल सीमित सैन्य टकराव नहीं रह गया। ये एक ऐसा संकट बन चुका है जिसमें ऊर्जा सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और समुद्री मार्ग, वैश्विक राजनीति सब कुछ जुड़ चुका है। खास तौर पर हॉर्मूज स्ट्रेट, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है, अब एक संवेदनशील बिंदु बन चुका है। अगर यहां किसी तरह की रुकावट आती है तो इसका सीधा असर एशिया, यूरोप और अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। यही वजह है कि सऊदी अरब और रूस जैसे देश सक्रिय रूप से स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और अपने अपने स्तर पर संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रूस की भूमिका इस पूरे संकट में काफी दिलचस्प है। पुतिन एक तरफ खुद को शांति का समर्थक और मध्यस्थर के रूप में पेश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वे इस स्थिति को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देख रहे हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के बयान से साफ हो गया है कि रूस लगातार क्षेत्रीय नेताओं के संपर्क में है और हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहता है। ये वही रणनीति है जो रूस ने पहले भी कई बार अंतर्राष्ट्रीय संकटों में अपनाई है, जहां वह सीधे टकराव से बचते हुए कूटनीतिक प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ ईरान ने भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है और ये दिखाया है कि ये दबाव में झुकने वाला नहीं है। ईरान की ओर से रखी गई शर्तें जैसे आक्रामकता की पूर्ण समाप्ति, भविष्य के हमलों के खिलाफ गारंटी, नुकसान की भरपाई और हॉर्मूज पर अपने अधिकार का सम्मान, ये बताता है कि तेहरान अब केवल रचनात्मक नहीं रहा बल्कि आक्रामक कूटनीतिक रुख अपना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना को खारिज करना भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें ईरान ये संदेश देना चाहता है कि वह अपने हितों से समझौता
बिल्कुल नहीं करेगा। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है। इतिहास इस मामले में हमें सावधान करता है। 1914 में जिस तरह घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हुई और देखते ही देखते वर्ल्ड वॉर छिड़ गया, वह आज भी एक चेतावनी के रूप में देखा जाता है। उस समय भी देश को शायद अंदाजा नहीं था कि एक क्षेत्रीय विवाद इतनी बड़ी वैश्विक तबाही में बदल जाएगा। आज की स्थिति में भी कई समानताएं दिखती हैं। गठबंधन, सैन्य तैयारी, गलत फहमियां और राष्ट्रीय गौरव की भावना। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान स्थिति को सीधे विश्व युद्ध कहना अभी सही नहीं होगा, लेकिन खतरे को नकारा भी नहीं जा सकता। सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा जोखिम एक्सेलेरेशन है, यानी अगर एक छोटी घटना अचानक बड़े टकराव में बदल जाए। उदाहरण के लिए अगर ईरान या उसके सहयोगी समुद्री मार्गों को निशाना बनाते हैं या अमेरिका और इजराइल के बीच सैन्य कार्रवाई और तेज होती है, तो हालात नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं। ये पूरी दुनिया जानती है। ऐसे में अन्य देश भी अपने अपने हितों के कारण इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही वैश्विक शक्ति संतुलन का पहलू भी बेहद महत्वपूर्ण है। चाइना इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देख रहा है। अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट में ज्यादा उलझता है तो चाइना के पास एशिया में अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका हो सकता है। वहीं रशिया यूक्रेन जैसे मोर्चों पर अपनी रणनीति को और आक्रामक बना सकता है। यानी आप समझ रहे हैं, क्या अमेरिका और ईरान युद्ध में रशिया और यूक्रेन भी युद्ध हो सकता है। वो तो चल ही रहा है, लेकिन और आक्रामक हो सकता है। पुतिन उसे और आक्रामक कर सकते हैं। यानी ये संघर्ष भले ही एक क्षेत्र में हो रहा हो, लेकिन इसके असर पूरी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं। अंततः इस पूरे संकट का सबसे अहम पहलू है नेतृत्व और निर्णय। इतिहास गवाह है, कई बार युद्ध केवल रणनीति से नहीं बल्कि नेताओं के अहंकार, दबाव और परिस्थितियों के कारण भी लंबा खिंचता है। अगर नेता पीछे हटने को तैयार नहीं होते तो छोटे संघर्ष भी बड़े युद्ध में बदल जाते हैं। यही वजह है कि आज कूटनीति की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। संवाद, समझ और संतुलन ही ऐसे रास्ते हैं जो इस संकट को और गहराने से रोक सकते हैं। कुल मिलाकर दुनिया इस समय एक बेहद संवेदनशील दौर में है। हालात तेजी से बदल रहे हैं, फैसले तेजी से लिए जा रहे हैं और हर कदम के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। ये कहना मुश्किल है कि आगे क्या होगा, लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में जो भी होगा उसका असर केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। इस नाकेबंदी से वैश्विक ऊर्जा बाजार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कतर जैसे देशों को अपना उत्पादन पूरी तरह बंद करना पड़ा है, जिससे उन्हें 20 अरब डॉलर का सालाना राजस्व का नुकसान हो रहा है। ईरान ने खाड़ी देशों में स्थिति अमेरिकी ठिकानों और बुनियादी ढांचों पर हजारों जवाबी हमले किए हैं, जिसमें कम से कम 18 नागरिकों की जान चली गई। बहरीन के विदेश मंत्री गुरुवार को सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा, अपने अरब पड़ोसियों के प्रति ईरान की आक्रामक मंशा धोखेबाजी और पूर्व नियोजित थी और ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। उन्होंने कहा, ईरान ने हवाई अड्डों, जल संयंत्रों, समुद्री बंदरगाहों और होटलों जैसी नागरिक संरचना को निशाना बनाया। ईरान ने गुरुवार को संकेत दिया कि जंग के बावजूद उसकी मंशा हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही पर निगरानी करने की है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस युद्ध ने ईरान और उसके पड़ोसी देश जैसे कि सऊदी अरब और कतर के बीच सालों से सुधर रहे रिश्तों को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। अब मध्यस्थता की कमान ओमान और कतर के बजाय पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र के हाथों में। बताइए, पाकिस्तान जो खुद एक नाकाम देश है, उसके हाथों में सीज फायर की कमान दी जा रही है, वो भी ट्रंप दे रहे हैं। सऊदी अरब स्थिति थिंक टैंक गल्फ रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष ने कहा है कि किसी भी युद्ध विराम समझौते में ईरान की खाड़ी देशों पर हमला करने और हॉर्मुज के समुद्री यातायात को नियंत्रण करने की क्षमता को भी शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो किया हम उसे नहीं भूलेंगे।
मध्य पूर्व की राजनीति एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी है जहां हर कूटनीतिक कदम के पीछे सैन्य टकराव की आशंका छिपी हुई है। मोहम्मद बिन सलमान और व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत के बाद जहां ये उम्मीद जगी थी कि बड़े देश तनाव कम करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, वहीं अब संयुक्त राष्ट्र में जो कुछ हुआ उसने इस उम्मीद पर सवाल खड़े कर दिए। ये साफ संकेत है कि दुनिया की बड़ी शक्तियां इस संकट को लेकर एकमत नहीं है और यही असहमति हालात को और जटिल बना रही है। ताजा घटनाक्रम में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अरब देशों द्वारा लाया गया एक अहम प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य था हॉर्मूज को खोलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सैन्य कार्रवाई की अनुमति लेना, लेकिन रूस, चीन और फ्रांस ने अपने वीटो अधिकारियों का इस्तेमाल करते हुए इस प्रस्ताव को रोक दिया। ये केवल एक कूटनीतिक घटना नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन की गहरी दरारों का भी संकेत है। ये प्रस्ताव बहरीन और उसके खाड़ी सहयोगियों द्वारा तैयार किया गया था। इसमें मांग की गई थी कि सदस्य देशों और बहुराष्ट्रीय नौसैनिक बलों को सभी आवश्यक संसाधनों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों को सुरक्षित रखा जा सके। खासतौर पर हॉर्मूज, जो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का सबसे अहम रास्ता है, उसे खुला रखने के लिए सैन्य विकल्प तक का रास्ता साफ करने की कोशिश की, लेकिन इसी प्रस्ताव की भाषा ही विवाद की सबसे बड़ी वजह बन गई। रूस, चीन और फ्रांस ने साफ कर दिया कि वे किसी भी ऐसी पहल के पक्ष में नहीं हैं जिसमें सैन्य बल के इस्तेमाल को वैधता दी जाए। एमैनुअल मैक्रों ने तो इसे अवास्तविक तक करार दे दिया। उनका तर्क है कि अगर सैन्य कार्रवाई की तो अनुमति दी जाए तो इससे हालात और भड़क सकते हैं, खास तौर पर तब जब इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स पहले से ही तटीय इलाकों पर तैनात है और उसके पास बैलिस्टिक मिसाइलों की क्षमता है। ये पूरा विवाद उस समय सामने आया जब ईरान ने 28 फरवरी 2026 को शुरू हुए संघर्ष के तुरंत बाद हॉर्मूज को बंद कर दिया। ये कदम केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक असर पर साबित होने वाला था। दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है। इसके बंद होने से न केवल ऊर्जा आपूर्ति बाधित हुई बल्कि तेल की कीमतों, शिपिंग लागत और बीमा प्रीमियम में भी भारी उछाल आया। इस प्रस्ताव पर केवल स्थायी सदस्यों के बीच ही मतभेद नहीं थे बल्कि 10 अस्थायी सदस्य देशों के बीच भी राह एक जैसी नहीं थी। इसका मतलब ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय खुद इस मुद्दे पर बटा हुआ है। कुछ देश तत्काल कार्रवाई चाहते हैं जबकि अन्य इसे और बड़े टकराव की शुरुआत मान रहे हैं। अगर इस पूरे घटनाक्रम को पहले की कूटनीति की कोशिश के साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर और साफ होती है। एक तरफ रूस खुद को मध्यस्थर के रूप में पेश कर रहा है, दूसरी तरफ वही सैन्य कार्रवाई के प्रस्ताव को रोक रहा है। ये विरोधाभास नहीं बल्कि रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जहां रूस किसी भी ऐसे कदम से बचना चाहता है जो सीधे पश्चिमी देशों को सैन्य रूप से सक्रिय कर रहा है। मैकमिलन जैसे विशेषज्ञ पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि युद्ध अक्सर गलतफहमियों और आक्रामक फैसलों से फैलते हैं। अगर हॉर्मूज जैसे संवेदनशील क्षेत्र भी सैन्य कार्रवाई शुरू होती है तो ये केवल समुद्री सुरक्षा तक सीमित नहीं है बल्कि सीधे बड़े देशों के टकराव में बदल सकते हैं। दूसरी ओर जो माइलो का मानना है कि यह संकट अभी भी क्षेत्रीय दायरे में है, लेकिन ऐसे फैसले जैसे सैन्य कार्रवाई को मंजूरी देना इसे वैश्विक संकट में बदल सकते हैं। यही वजह है कि कुछ देश सतर्क रुख अपना रहे हैं, भले ही इसे तत्काल समाधान में देरी हो रही हो। इस पूरे परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण पहलू और है, समुद्री सुरक्षा बनाम संप्रभुता का सवाल। ईरान का कहना है कि हॉर्मूज पर उसका कानूनी अधिकार है और किसी भी बाहरी सैन्य हस्तक्षेप को वह अपनी संप्रभुता के खिलाफ नहीं मानता। वहीं अन्य देश इसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग मानते हैं जहां सभी को निर्बाध आवाजाही का अधिकार है। यही टकराव इस संकट को और जटिल बना रहा है। आज सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या कूटनीति इस गतिरोध को तोड़ पाएगी या दुनिया एक बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है? फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं वे यही बताते हैं कि स्थिति बेहद नाजुक है। एक तरफ वैश्विक शक्तियां सीधे युद्ध में बचना चाह रही हैं, दूसरी तरफ उन्होंने हित टकरा रहे हैं। इतिहास गवाह है कि जब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं
जैसे संयुक्त राष्ट्र असफल होते दिख रहे हैं तो हालात अक्सर और बिगड़ जाते हैं, लेकिन ये भी सच है कि यही मंच संवाद का आखिरी सहारा भी होता है। इसलिए भले ही ये प्रस्ताव विफल हो गया हो, लेकिन कूटनीतिक प्रयास अभी भी खत्म नहीं हुआ। आने वाले दिनों में ये देखना बेहद अहम होगा कि क्या बड़े देश अपने मतभेदों को किनारे रखकर किसी साझा समाधान तक पहुंच पाते हैं या नहीं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हॉर्मूज से शुरू हुआ ये संकट पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। मध्य पूर्व के मौजूदा संकट ने अब एक और खतरनाक मोड़ ले लिया है, जहां कूटनीतिक, सैन्य शक्ति और वैश्विक राजनीति एक दूसरे से टकराती नजर आ रही है। मोहम्मद बिन सलमान और पुतिन के बीच बातचीत, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा में प्रस्ताव पर टकराव है और अब डोनाल्ड ट्रंप का आक्रामक बयान, ये सभी घटनाएं मिलकर इस बात का संकेत दे रही हैं कि हालात तेजी से निर्णायक चरण की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन करते हुए जिस तरह से भाषा और दावे किए गए, उन्होंने इस पूरे संघर्ष की दिशा को और अधिक संवेदनशील बना दिया। ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपने सभी टारगेट हासिल कर लिए और मिशन सफल हो गया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि आगे और तेज हो सकता है। ट्रंप का सबसे बड़ा और विवादित दावा यह रहा कि अमेरिका ने ईरान के भीतर सत्ता परिवर्तन कर दिया। हालांकि इस पूरे दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इस तरह का बयान अपने आप में बेहद गंभीर है, क्योंकि यह सीधे तौर पर किसी देश की आंतरिक राजनीति के हस्तक्षेप का संकेत देता है। ईरान पहले ही इस युद्ध को अपनी संप्रभुता पर हमला मान रहा है। ऐसे में इस तरह के बयान तनाव को और भड़का सकते हैं। अपने संबोधन में ट्रंप ने यह तक कह दिया कि आने वाले 2 से 3 हफ्तों में ईरान और बड़े हमले हो सकते हैं, यानी ईरान पर और बड़े हमले होंगे। ये बयान केवल चेतावनी नहीं, बल्कि संभावित सैन्य विस्तार का संकेत माना जा रहा है। उन्होंने अमेरिका को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए कहा कि ईरान का आक्रामक रवैया अब टूट चुका है। हालांकि ट्रंप ने एक दिलचस्प बात यह भी कही कि उन्होंने कहा कि जैसे ही विवाद खत्म होगा, हॉर्मूज फिर से खुल जाएगा। ये बयान सीधे उस वैश्विक चिंता से जुड़ा है जो इस समय समुद्री मार्गों और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बनी हुई है। उन्होंने ये भी दावा किया कि अमेरिका अब मध्य पूर्व के तेल की जरूरत नहीं, जो कि अमेरिकी ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर इशारा करती है। अगर इन बयानों को हाल ही के अन्य घटनाक्रमों के साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर और जटिल हो जाती है। एक और रूस, चीन, फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र में सैन्य कार्रवाई के प्रस्ताव को रोक दिया। वहीं दूसरी ओर अमेरिका खुले तौर पर सैन्य दबाव बढ़ाने की बात कर रहा है। ये वैश्विक शक्ति के बीच रणनीतिक मतभेद को साफ तौर पर दिखाता है। मैक्रो पहले ही सैन्य विकल्प को अवास्तविक बता चुके हैं, जबकि रूस खुद को मध्यस्तर के रूप में पेश कर रहा है। ऐसे में ट्रंप का यह आक्रामक रुख कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर कर रहा है और ऐसे हमलों को तेज करने के लिए दबाव भी बना रहा है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। इसी मुद्दे पर देखिए हमारे सहयोगी आशीष पांडे के खास शो वर्ल्ड वॉर की ये खास पेशकश। ट्रंप के संबोधन पर पूरी दुनिया की नजरें थी, क्योंकि पूरी दुनिया ये मान रही थी कि ट्रंप जो है वो ये कह देंगे कि अब ये युद्ध खत्म होने वाला है, क्योंकि ऐसा ही अंदेशा उन्होंने जताया था जब कहा था कि 3 से 4 हफ्ते में, 2 से 3 के हफ्ते के बीच वो एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन अब कुछ और कह गए, क्योंकि ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संघर्ष शुरू होने के बाद से ईरान युद्ध पर पहला बड़ा राष्ट्रीय संबोधन है, जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि अमेरिकी सेनाओं के तेज और निर्णायक जीत हासिल की है अमेरिकी सेनाओं ने। ट्रंप ने कहा कि ईरान की नौसेना पूरी तरह खत्म हो चुकी है, उसकी वायुसेना बर्बाद हो गई और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का नेतृत्व पूरी तरह तबाह हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2 से 3 हफ्तों में हम ईरान पर जोरदार हमला करेंगे। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि उन्होंने और क्या कुछ कहा है, वो भी आप जरा इस ग्राफिक्स के जरिए समझिए। ट्रंप का पैगाम, नो युद्ध विराम। उस बयान के बाद
वो बयान क्या है, जरा एक एक करके आप समझिए। सबसे पहले, अमेरिका हमेशा कूटनीति का रास्ता अपनाना चाहता था, यह उन्होंने बयान दिया। फिर उन्होंने कहा कि ईरान ने समझौते के प्रयासों को पूरी तरह से ठुकरा दिया और परमाणु कार्यक्रम जारी रखा। तीसरी बात जो वो कहते हुए नजर आए वो समझिए कि ईरान को परमाणु ताकत नहीं बनने देंगे, यह हमारा लक्ष्य था और हम उस पर ही काम कर रहे हैं। चौथी बड़ी बात, ईरान युद्ध के सभी लक्ष्य पूरे होने के करीब है। एक तरफ कहते हैं कि लक्ष्य पूरा कर लिया गया है, दूसरी तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि लक्ष्य पूरे होने के करीब है, यानी पूरी तरह से टोटल कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। पांचवी बड़ी बात जो कही कि ईरान में अमेरिका सभी सैन्य लक्ष्य हासिल करने के करीब। छठी बात जो उन्होंने कही वो ये कि अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जरूरत ही नहीं है। सहयोगी देशों ने हॉर्मुज खुलवाने में साथ नहीं दिया। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो पिक्चर क्लियर हुई वो समझिए इस 8वें बयान से। उन्होंने कहा कि जब संघर्ष खत्म हो जाएगा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अपने आप खुल जाएगा, यानी भगवान भरोसे छोड़ दिया है। अरे जब यही करना था तो आप युद्ध में घुसे ही क्यों? नौवीं बात वो कहते हुए नजर आए कि जंग अभी खत्म नहीं हुई, अभी जारी रहेगी और 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर जोरदार हमला करते हुए अमेरिका नजर आएगा। यानी ट्रंप का यह भाषण करीब 20 मिनट तक चला दर्शकों, जिसमें उन्होंने अपने फैसले को सही ठहराया और दावा किया कि हॉर्मुज के बंद होने से अमेरिका पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में अमेरिका की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों पर पहुंची है। साथ ही जोर दिया कि ईरान अब अमेरिका के लिए कोई खतरा नहीं है, क्योंकि सारे पत्ते अमेरिका के पास है। ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस इलाके में फंसे देशों के सामने अब सिर्फ 2 ही रास्ते बचे, या तो वो संघर्ष के लिए तैयार रहे या फिर अमेरिका से तेल खरीदने पर मजबूर हो जाए। क्यों भाई साहब? आपने पूरी दुनिया को इस युद्ध से हानि पहुंचाई, ठेस पहुंचा, सबको इस युद्ध में झोंक दिया। वेनेजुएला में आपने क्या किया वो किसी से छिपा नहीं। उसके बाद से आप ईरान पर पहुंचे, ईरान पर ऑपरेशन चला और उसके बाद से जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आपका बस नहीं रहा, आप कुछ नहीं कर पाए, तो आपने कहा कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भगवान भरोसे, संघर्ष के बाद खत्म हो जाएगा तो खुल जाएगा, नहीं तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। ये क्या बात हुई? ट्रंप के इस बयान ने यकीन मानिए दर्शकों की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। जहां एक तरफ ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बहस तेज हो गई है, वहीं दूसरी ओर कई देशों ने इसे दबाव की राजनीति करार दिया है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या सच में दुनिया तेल को लेकर 2 धड़ों में बंटने की ओर बढ़ रही है? क्या वो तस्वीर देखने को मिल रही है? क्योंकि ट्रंप ने ऐलान कर दिया अब जो है मोर्चा उन्हें संभालना है जो इस स्थिति में सबसे ज्यादा परेशान है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के बयान अक्सर युद्ध के मनोवैज्ञानिक पहलुओं का हिस्सा होते हैं। मैकमिलन के अनुसार इतिहास में कई बार नेताओं के बयान और उनकी प्रतिष्ठा की लड़ाई ने संघर्ष को और लंबा किया है। वहीं जो माइलो का मानना है कि जब तक सभी बड़ी शक्तियां सीधे युद्ध में शामिल नहीं होती तब तक इसे वैश्विक युद्ध नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस तरह के बयान उस दिशा में जोखिम जरूर बढ़ाते हैं। इस पूरे परिदृश्य में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये रणनीतिक दबाव है या युद्ध का अगला चरण। ट्रंप के बयान ये संकेत जरूर मिलता है
कि अमेरिका पीछे हटने के मूड में नहीं है। वहीं ईरान की ओर से पहले ही कड़े रुख के संकेत मिल चुके हैं, खासकर हॉर्मूज और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर। कुल मिलाकर अब ये संघर्ष केवल जमीनी लड़ाई तक नहीं सीमित रह गया, बल्कि बयानबाजी, कूटनीतिक और वैश्विक रणनीति का जटिल मिश्रण बन चुका है। एक तरफ बातचीत और मध्यस्थता की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ सैन्य कार्रवाई के संकेत भी मिलने लगे हैं। दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर बयान, हर फैसला और हर कदम आने वाले समय की दिशा तय कर सकता है। अगर संतुलन बना रहा तो यह संकट सीमित रह जाएगा, लेकिन अगर आक्रामक रुख हावी हुआ तो इसका परिणाम कई ज्यादा व्यापक और गंभीर हो सकता है। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।